नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। भारत ने जो अपना डेलीगेशन भेजा था विश्व में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भाई जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन कर रहा है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या ऑब्जेक्टिव अचीव किया, इन सब विषयों पर उनको बताना था दुनिया को कि भाई देखिए किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देता जा रहा है। अब इन सब को लेके अलग-अलग सांसद जो हैं वो अपने-अपने दल के साथ विश्व के कई सारे कोनों में गए। अच्छा, कुछ अचीवमेंट भी इनके हाथ आई, जैसे कि आप शशि थरूर के डेलीगेशन को आप देखेंगे, जैसी बातें उन्होंने कोलंबिया में की या फिर जाके जेडी वैंस से मुलाकात हुई उनकी अमेरिका में। तो कई सारे ऐसे घटनाक्रम भी हुए जहां पर इस डेलीगेशन ने अच्छा खासा अचीवमेंट प्राप्त किया। अगर आपको कोनिमोझी का बयान याद होगा, जो 3 भाषा लैंग्वेज में उन्होंने दिया था, तो वह बयान अपने आप में बहुत शानदार रहा। जिस तरीके से इस्लामिक देशों में गए असदुद्दीन ओवैसी ने भारत का पक्ष रखा, वह बहुत शानदार रहा। तो देश की राजनीति तो बदली है इसके बाद से, लेकिन इस डेलीगेशन ने जब भारत वापसी करी तो उसके बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात की, कई सारी फोटोज हमारे सामने आई। लेकिन जो सांसद इसमें गए थे, उनमें से बहुत सारे सांसद ऐसे थे जिनकी अपनी पार्टी में वह रसूख बचा नहीं था जिससे वह अपनी राजनीति आगे करते दिखाई दें, और कुछ ऐसे राजनेता भी थे जो ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पहले छवि किसी और प्रकार की थी, पर उसके बाद जो उनकी राष्ट्रवादी छवि हुई उससे उनकी राजनीति भी बदलती जाएगी। तो इन सब विषयों पर बात करना आवश्यक है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो आप देख रहे हैं कि देश की राजनीति काफी हद तक बदल चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी और उनके सिपहसालार उनकी राजनीति आप देख रहे होंगे, एक तरफ कांग्रेस के अन्य नेताओं की राजनीति आप देख रहे हैं, एक तरफ आप शिवसेना की राजनीति आप देख रहे हैं, इधर अखिलेश यादव, एसपी यादव, इन सभी की अपनी अपनी राजनीति यहां पर रही है। लेकिन जिन सांसदों के विषय में बात करना है, क्योंकि कुछ ऐसे सांसद हैं जो इस डेलीगेशन का हिस्सा थे और इसके बाद से उनकी राजनीति की दिशा एक नए तरफ बढ़ते आपको अवश्य दिखाई दे रही होगी। चलिए एक-एक करके करते हैं उनकी बात। सबसे पहले तो एज़ यूजुअल आते हैं शशि थरूर और इनके साथ ही मैं मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, इनको भी जोड़ लेता हूं। लेकिन जो मेन हमारा मुद्दा है वो शशि थरूर रहेंगे इस पूरे सेगमेंट में। अब आपको पता है कि शशि थरूर लगातार कोशिश कर रहे थे कि भाई कांग्रेस के अंदर उनको ठीक-ठाक वजन मिले, उनको मौका मिले जिससे वह अपनी राजनीति को आगे ले जा सकें। अब आप यही सोचिए कि भारत एक डेलीगेशन विश्व में भेजना चाहता है जहां पर भारत अपनी बात सही तरीके से रख सके। ऐसे में कांग्रेस उन्हीं का नाम आगे नहीं रखती है। मतलब कांग्रेस से जो नाम यहां पर दिए थे उन नाम में शहीद थरूर का नाम ही नहीं था। इसके अलावा मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, यह सभी नाम इसमें शामिल नहीं थे और यह सभी लोग विदेश नीति के माहिर माने जाते हैं। जो नाम कांग्रेस ने दिया था उसमें से एक नाम यहां पर स्वीकार किया गया और वह नाम थे आनंद शर्मा जी का। अब आनंद शर्मा जी यह G23 के मेंबर तो रह चुके थे, लेकिन विदेश नीति में भी इनकी जानकारी अच्छी खासी है। ऐसे में इनका नाम यहां पर स्वीकार किया गया डेलीगेशन के फॉर्म में। अच्छा, अब यह डेलीगेशन जब गया तो जो थरूर जी का डेलीगेशन था उसने तो काफी अच्छी अचीवमेंट प्राप्त करी। जो चीज कोलंबिया में हुई या जो चीज अमेरिका में हुई, उसका आपको रिजल्ट कुछ दिनों बाद दिखाई अवश्य देगा। यहां तक कि कोलंबिया ने तो अपना स्टेटमेंट ही बदल दिया, आश्वासन दिया कि हम स्टेटमेंट जो देंगे वो प्रो इंडिया स्टेटमेंट देंगे, ना कि प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट यहां पर देने वाले हैं। अब चूंकि शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, यह सब कांग्रेस पार्टी में साइडलाइन हो चुके हैं। मतलब कांग्रेस के पास इतना अच्छा मौका था कि वो शशि थरूर के बहाने अपनी राजनीति को यहां पर साध सकते थे और वह यहां पर उनका नाम देकर उनको भी खुश कर सकते थे और अपनी राजनीतिक जो क्या कहें पॉजिटिव पॉइंट है उसको भी यहां पर गेन कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस ने यहां पर नहीं किया। यह सारे काम उन्होंने साइडलाइन कर दिए और थरूर जी का उपयोग जो है वो भाजपा ने अपने राजनीतिक टूल के रूप में यहां पर यूज कर लिया। अब चूंकि हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से केरल में इस समय राजनीति चल रही है, उस राजनीति में शशि थरूर को आगे बढ़ाना या केसी वेणुगोपाल को बिल्कुल पसंद आने वाला नहीं था। अब राहुल गांधी के मुख्य सलाहकार इस समय वही हैं, जो वो कहते हैं वही लगभग बात राहुल गांधी यहां पर कहते दिखाई देते हैं। तो बात स्पष्ट है ना कि भाई क्यों पसंद आएंगे शशि थरूर उनको। कमोबेश यही बात आप मनीष तिवारी और सलमान खुर्शीद के लिए भी कह सकते हैं। तो कांग्रेस के पास अच्छा मौका था कि वह अपनी राजनीति को यहां पर साध सकते थे। इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो असदुद्दीन ओवैसी का है। अभी तक जितनी भी आप राजनीति उनकी देखे होंगे, वह राजनीति एक तरीके से एंटी बीजेपी ही रही है। एंटी बीजेपी ना कहूं, जो उनकी राजनीति है वह प्रो मुस्लिम राजनीति यहां पर वो करते चले आए हैं।
यहाँ तक कि वो जहां पर चुनाव भी लड़ते हैं, उस चुनाव में भी आपने देखा होगा कि उनका एजेंडा कमोबेश यही रहता है। 2020 का विधानसभा चुनाव बिहार कोई भूल नहीं सकता, जहां पर उनके पार्टी के 5 मुस्लिम कैंडिडेट चुनकर आए थे। असदुद्दीन ओवैसी की छवि वैसे ऐसी ही बनी हुई थी, लेकिन 2013 में एक डेलीगेशन पाकिस्तान गया था, उसमें उनका भाषण बहुत बहुत प्रसिद्ध हुआ था और जो सवाल जवाब वहां पर पाकिस्तानी रिपोर्टर से हुए थे, उसके जवाब आज भी फेमस, क्योंकि वह सोशल मीडिया का दौर नहीं था, ऐसे में वह बातें बहुत नहीं आई, लेकिन हर कोई जानता था कि अगर भारत के पक्ष रखने की बात आती है तो असदुद्दीन ओवैसी इसमें सबसे आगे रहते हैं। लेकिन अब ये सोशल मीडिया का दौर था और सोशल मीडिया के दौर में अभी तक असदुद्दीन ओवैसी की जो छवि बनी हुई थी, वो छवि एक तरीके से मुस्लिम नेता की ही बनी हुई थी। और कई सारे ऐसे भी लोग थे जो उनको बीजेपी की बी पार्टी कहते थे कि भाई ये जहां खड़े होंगे वहां पर मुस्लिम वोट काटेंगे, इस वजह से बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जो स्टैंड यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने लिया, वह पूरे तरीके से भारतीय जो समाज है उसमें एक नया संदेश लेकर गया कि भाई यह नेता तो कितना राष्ट्रवादी है। जिस तरीके से खुले तौर पर उन्होंने पाकिस्तान के द्वारा फैलाए गए आतंकवाद का विरोध किया और जो-जो वक्तव्य वहां पर यूज किया, मतलब आप ये समझिए कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने ऐसे कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया, जो कड़े शब्द यहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब यूज कर चुके थे। उन्होंने कहा कि भाई धर्म पोषक गोली मारने वाले इंसान हो ही नहीं सकते, खुले तौर पर उन्होंने कहा, जबकि कांग्रेस और बाकी कुछ पार्टियों में कई सारे ऐसे नेता थे जो कि इस धर्म वाली बात को साइडलाइन करते दिखाई दिए। तो जो इमेज असुद्दीन ओवैसी की यहाँ पर बदली है, वह उनकी राजनैतिक जो गरिमा है उसको और यहाँ पर बढ़ाता हमको दिखाई देने वाला है। और आने वाले समय में आप देखेंगे उनका वोट बैंक भी यहाँ पर बढ़ेगा और खासकर यूपी और बिहार में यहाँ पर एआईएमआईएम की बढ़ता रसूख आपको साफ दिखाई देने वाला है। एक और नेत्री हैं जो दक्षिण भारत से आती हैं, एक प्रतिष्ठित परिवार की महिला है वो, और उनके भाई वर्तमान समय में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कोनिमोझी की। अब कोनिमोझी को जिस तरीके से भारत ने यहां पर भेजा और वो रूस गई थी डेलीगेशन को लीड करके, और वहां पर जो उनसे त्रिभाषा नीति पर सवाल पूछा गया, उसका जवाब उन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से दिया कि क्या ही कहा जाए। अच्छा, अगर आप तमिलनाडु में देखेंगे तो डीएमके के अंदर सारी जो ताकत है वो एमके स्टालिन को दे दी गई। उसके बाद उनके बेटे उदयनिधि वह उनको लीड करते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कोनिमोझी के लिए एक तरीके से वो क्षेत्रीय नेता के तौर पर ही यहाँ पर देख ली गई और डीएमके के अंदर उनके पास बहुत कुछ बचा है नहीं। तो क्या भाजपा यहाँ पर वो चीज देख रही है जो उन्होंने बंगाल में किया था मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी के रूप में, कि वहां पर उन्होंने टीएमसी से उन नेताओं को लिया और बाद में उसी के सहारे एक नया नैरेटिव वहां पर गढ़ा और बीजेपी एक अच्छी पार्टी बनकर बंगाल में उभरी। अब चूंकि जो यहाँ पर बीजेपी है वो साउथ इंडिया में अपनी पैठ बढ़ाने की प्रयास कर रही है, क्योंकि 2026 में वहां चुनाव है। ऐसे में क्या कोनिमोझी को वो ऐसा यूज करने चाहते हैं? क्या कोनिमोझी भी इनके लिए शुभेंदु अधिकारी या एकनाथ शिंदे साबित हो सकती हैं? क्योंकि एक तरीके से साइड लाइन है कोनिमोझी, क्योंकि एमके स्टालिन अभी अपने बेटे को ही आगे बढ़ाते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि कोनिमोझी के सहारे बीजेपी डीएमके में अपना रास्ता खोज रही हो और फिर तमिलनाडु की राजनीति में भी वो वही काम करे जो उन्होंने बंगाल में किया। तो बात ये है ना कि इस पूरे जो अभी आपने देखा जो हमारा डेलीगेशन यहाँ पर गया, इस डेलीगेशन ने अपना टारगेट अचीव किया कि नहीं किया, यह तो हमें संसद में पता चल जाएगा। लेकिन कुछ नेताओं की छवि यहाँ से बदली है, कुछ नेताओं की राजनीति यहाँ से अवश्य बदली है और आने वाले समय में आपको बहुत कुछ होता है इससे अवश्य दिखाई देगा। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।